हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और नीट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है 2 से लेके 4 तक होता है। ठीक है, मिनिमम 2 पूछा जाता है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन 2 तो ज़रूरी ही पूछा जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड। देखो, बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड यानी फूड के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है। तो ये तो पहला क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फूड के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए, इसके अलावा भी किसी किसी बुक में जो है रफेज का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है हमें उतना ही जानना है। ठीक है, तो देखते हैं अब है कि डाइजेशन है क्या। ये तो बेसिक कंपोनेंट देख लिए, अब डाइजेशन है क्या वो देखते हैं, वो समझते हैं। देखो, डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन जो है क्या है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल प्रोसेस क्यों बोलेंगे एंड बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोलेंगे। डाइजेशन को मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन में यानी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी लग रहा है, मतलब वो मैकेनिकली कुछ वर्क हो रहा है। और जहाँ पे मैकेनिकली वर्क हो रहा है तो वो तो भाई मैकेनिकल प्रोसेस है। अब दूसरा पॉइंट है कि बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है। अरे भाई साहब, जब डाइजेशन होगा तो उसमें एंजाइम तो काम करेगा कि नहीं करेगा। जब एंजाइम काम करेगा तो बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये सोच रहे हैं, ये तो बता दिए कि मैकेनिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, अब हमें ये बताइए कि डाइजेशन है क्या। तो देखिए, ये है, मान लेते हैं इसका एक फूड है। ठीक है, इस फूड को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड है। कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड का सिंपल मतलब क्या, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, यानी कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, यही तो डाइजेशन है। तो भाई साहब, कि फूड जो है कॉम्प्लेक्स फूड है, इसका कन्वर्सन हुआ है सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में, तो कराया कौन, तो ये होता है वाटर के प्रेजेंस में एक एंजाइम काम करता है। क्या काम करेगा, एंजाइम काम करेगा, यानी वाटर के प्रेजेंस में एंजाइम काम करता है और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट कर देता है। कितना आसान है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा कि ऐसे एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में वर्क करता है, मतलब वाटर पीपी के वर्क करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वाटर के प्रेजेंस में वर्क करता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोलेज। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है, क्या सभी के सभी डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेज है। तो बिल्कुल सही बात है
कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे के सारे क्या है, हाइड्रोलेज है। अब आप इसको अलग से समझते हैं, हम इसको भूल जाते हैं। ऐसा मान लो एक आपको दे दिए हैं, स्टोन दे दिए हैं, ठीक है। इस स्टोन को आपको क्या करना, एक छन्नी में छानना है। कैसे छानेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तोड़ने के दौरान हो सकता है जिससे काटेंगे, जिससे तोड़ेंगे, हो सकता है उससे पानी भी डालना पड़े। तो अगर पानी डाल के काम करते हैं, यानी कि जिससे हम तोड़ते हैं यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, उसको एंजाइम बोलते हैं। और वाटर के प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, इसीलिए वो उसको बोलते हैं हाइड्रोलेज। तो इसका डिफिनेशन क्या आएगा भाई साहब, तो डाइजेशन का डिफिनेशन क्या आएगा, तो वो समझते हैं हम डाइजेशन का डिफिनेशन। तो डाइजेशन का हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स non-absorbable food into simple absorbable food in the presence of enzyme, ठीक है, are called digestion। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन हो रहा है कॉम्प्लेक्स नॉन ऑब्जर्वेबल फूड का सिंपल ऑब्जर्वेबल फूड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप खुद से लिख सकते हैं, चाहे तो आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जिसमें लिखना आता है लिख लीजिए इसको, कि कॉम्प्लेक्स फूड को हमको सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे एंजाइम के प्रेजेंस से, वो हो गया डाइजेशन। सिंपल है। अब एक बात है कि एनसीईआरटी में एक नोट लिखा हुआ, एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट है कि नोट क्या कह रहा है, द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हम जो वाटर लेते हैं वो किस में रोल प्ले करता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब तक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन के आ जाए। अब हम चलते हैं मेन पार्ट में कि डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, कितना आसान है बाबा, वाह। देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम हम यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही बात करेंगे ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, या एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसी को डाइजेस्टिव ग्लैंड को लिखा है एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेकर एनस तक 3 पार्ट में डिवाइड है। सब ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं फोरगट, उसके बाद वाला मिड गट एंड लास्ट वाला हाइंड गट, ठीक है। तो ये है फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट, 3 पार्ट में डिवाइड है। फोरगट जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ओरिजिन देखते हैं इसका, ओरिजिन एक्टोडर्मल, और इसका ओरिजिन
मिड गट का इंडोडर्मल, और हाइंड गट भी होता है, ओरिजिन इसका ओरिजिन है एक्टोडर्मल। समझ गए होंगे। अब है एसोसिएटेड ग्लैंड, इसमें हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव। पहला देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये कितना होता है, 3 पेयर होता है। और उसके बाद पढ़ना पेनक्रियाज, ये नंबर में 1 होता है। एंड लास्ट में पढ़ना लीवर, ये भी 1 होता है। उसके बाद हम यही पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड ही पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहा है कि एसोसिएटेड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है एंड लीवर है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है, तो हमें वो भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये भी याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज 1 होता है एंड लीवर जो होता है 1 होता है। और सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर है, लेकिन नंबर में 6। क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि ये अगर पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो आपको कितना बोलना है, 3 पेयर बोलना है। तो नंबर पूछेगा तो 6 होगा, सलाइवरी ग्लैंड नंबर में 6 होगा, लेकिन पेयर में 3 होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम चलते हैं आगे, ये देखते हैं कि पाथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टीरियर। एंटेरियर मतलब माउथ एंटेरियर है, और एनस क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। यानी कि एंटेरियर से पोस्टीरियर तक जब पहुंचेंगे तो इसका पाथ क्या है, यानी कि हमें पहले क्या मिलेगा, माउथ के बाद वक्कल कैविटी है, फिर उसके बाद क्या है, फेरिंग्स है, और एसोफेगस है, फिर स्टमक में जाना है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है, फिर एनस के थ्रू बाहर जाना है। तो वो पाथ को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आया करता है। देखते हैं, देखो पाथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एंटेरियर क्या होता है, माउथ। एंटेरियर लिख दो यहाँ पे साइड में, एंटेरियर टू पोस्टेरियर, ऐसा। ठीक है, पोस्टेरियर होगा एनस। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले माउथ है, माउथ लीड्स टू, देखो ये माउथ है, माउथ में क्या है, ये वाला वक्कल कैविटी, किसको बोलते हैं, वक्कल कैविटी, या इसी को बोलेंगे ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद वक्कल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखना है कि फेरिंग्स लीड्स टू ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस लीड्स टू स्टमक, स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। तो सबसे पहला ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो मतलब क्या, स्टोमक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट में, तो खुलेगा ड्यूडेनम में, वो खुलेगा जेजुनम में, वो खुलेगा इलियम में, अब जाके ये खुलेगा कहाँ पे, लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सीकम, देन कोलन। तो कोलन का 3 पार्ट होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, फिर रेक्टम आ जाएगा। उसका सिग्मॉइड कोलन भी आता है, अभी एनसीईआरटी में और जोड़ दिया है, सिग्मॉइड कोलन भी जोड़ दिया है। तो हो गया क्या, कोलन, सीकम के बाद कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम, देन एनस। ये है आपका पाथ माउथ से लेके एनस तक। यानी एंटेरियर क्या होता है, माउथ होता है, एंटेरियर माउथ हो गया, एनस क्या हो गया, पोस्टेरियर हो गया। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि एंटीरियर माउथ होता है कि पोस्टीरियर होता है, तो एंटीरियर, एनस क्या है, पोस्टीरियर है। तो इस तरह से हमें वन बाय वन अब पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। तो देखते हैं बक्कल कैविटी। सबसे पहला हेडिंग देते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। सिंपल है। देखो मुंह खोलो अपना, जो आपको ये कैविटी दिख रहा है इसी कैविटी को बोलते हैं क्या, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें दिख रहा है टंग, हमें दिख रहा है टीथ, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में यही दिया है तो टंग और टीथ ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टीथ हेडिंग देते हैं और समझते हैं कि टीथ कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला हेडिंग है टीथ, यानी कि ह्यूमन टीथ की बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमन टीथ आर 3 टाइप्स का होगा। कितने टाइप का, 3 टाइप के टीथ होते हैं। देखो यहाँ पे लिख दो 3D। एक होता है थिकोडोंट, थिकोडोंट, उसके बाद डाइफायोडोंट, एंड होता है हेटेरोडोंट। ठीक है, सिंपल है, कितना आसान है। थिकोडोंट क्यों बोलेंगे कि इच टीथ इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यानी जॉ में जितने भी टीथ है सारे के सारे धसा हुआ है, इसीलिए सारे टीथ को क्या बोलेंगे, थिकोडोंट टाइप का है। तो यहाँ पे है इच टीथ, या टूथ लिखो, इच टूथ embedded in socket of jaw bone, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थिकोडोन बोलेंगे। दूसरा है डाइफायोडोन क्यों बोलेंगे, इच टीथ एराइजेस ट्वाइस इन लाइफ, यानी टीथ एराइजेस। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इच टीथ तो ऐसा नहीं है, यानी कि 20 यानी 20 टीथ ही ट्वाइस एराइज होता है, अदरवाइज जो 12th होता है 12 मोनोफायोडेंट होता है, मतलब एक ही बार एराइज होता है। तो यह टीथ लिखते हैं एराइजेज ट्वाइस। कैसे होता आप समझते हैं तो यहाँ समझो कि डाइफायोडोंट जो है इसमें 2 तरह का टीथ होता है। एक हुआ प्राइमरी डेंटेशन, दूसरा है सेकेंडरी डेंटेशन। ठीक है, प्राइमरी डेंटेशन हो गया एंड सेकेंडरी डेंटेशन हो गया। प्राइमरी डेंटेशन को बोल सकते हैं हम लोग, प्राइमरी डेंटेशन को बोल सकते हैं टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ, या मिल्क टीथ बोलते हैं इसको, या इसको मिल्क टीथ बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको डेसिडुअस टीथ ही बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी डेंटेशन को परमानेंट टीथ बोलते हैं, या एडल्ट टीथ। आसान है, ठीक है। अब 1 बाय 1 समझते हैं। उसके बाद हेटेरोडोंट जो है ऑल, ऐसे लिखो, ऑल 32 टाइप्स ऑफ टीथ आर हेटेरोडोंट। अब 1 बाय 1 समझते हैं। डेसिडुअस टीथ का सबसे पहले प्राइमरी डेंटेशन समझते हैं। इसमें जो हमने बोला टेम्पोररी टीथ होता है, यानी मिल्क टीथ होता है, या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। ये टोटल नंबर में 20 होता है और ये टोटल नंबर में 32 होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 + 12 = 32। अब ये प्लस क्यों लिखे हैं, यहाँ पे 20 कौन कौन से टीथ होते हैं और कौन कौन से टीथ नहीं होते हैं वो समझते हैं अब। ठीक है, मिटाते हैं।
हाँ, तो सबसे पहला देखो प्राइमरी डेंटेशन, इसको हम लोग बोले मिल्क टिथ, या हम बोल सकते हैं इसको डेसिडुअस, ठीक है, या टेम्पोररी, ठीक। ये कितना होता है? 20 होता है। अब क्या क्या होता है देखो, यानी ऐसे टीथ जो लाइफ में 2 बार एराइज होते हैं उसको बोलते हैं डेसिडुअस टीथ या टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ। देखो, जब आप लोग बच्चे थे तो आप सबका दांत टूट गया, मतलब दांत आने के बाद टूटा होगा, टूट गया होगा, तो जितने भी टीथ टूटे होंगे तो वो टोटल 20 ही थे। आप लोग को लगा होगा कि शायद ज़्यादा था, 32 था, नहीं, 20 ही टीथ आया था बचपन में, वो टूट के फिर दोबारा नया टीथ आया जो बाद में हो गया क्या, परमानेंट टीथ हो गया, यानी सेकेंडरी डेंटेशन में आ गया वो। तो आखिर वो टीथ कौन कौन से हैं जो एक बार आने के बाद टूट जाता है? तो वो है इंसाइजर होता है, प्लस कैनाइन होता है, प्लस मोलर होता है, ठीक है। तो इंसाइजर कितना होगा? 2 होगा, कैनाइन कितना होगा? 1 होगा, और मोलर कितना होगा? 2 होगा। तो टोटल नंबर 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 टीथ जो है टेम्पोररी टीथ है, डेसिडुअस टीथ है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया आप? मान लेते इंसाइजर 1 था, इंसाइजर 2 था, कैनाइन 1 था, एंड मोलर क्या था? 2 था, तो टोटल तो 5 ही होना चाहिए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? अब उसको समझते हैं। जैसे मानते हैं इसका अपर जॉ है, नीचे वाला जॉ है, ठीक है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 पार्ट, 2, 3, 4। यानी ये मान लो ये है अपर जॉ, ये है लोअर जॉ, इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला अपर हाफ, ये वाला लोअर हाफ, ये भी अपर हाफ, ये लोअर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि अपर हाफ में यहाँ पे जो बोन होता है 2, ये सारे के ये दोनों के दोनों टीथ क्या है? इंसाइजर है, 2 होता है। उसके बाद क्या होगा? कैनाइन होगा, क्या होगा? कैनाइन होगा, कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 होता है, प्रीमोलर कितना होगा? 2 होगा। और उसके बाद मोलर होता है 3, मोलर 3 होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब क्या समझे कि अपर हाफ, यानी अपर हाफ का अपर हाफ जो ये वाला बाउंड करे, यहाँ से लेके देखो, यहाँ देखो, हाफ करो अपर वाला, ये वाला जो अपर हाफ में जो ये टीथ है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसाइजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, एंड मोलर 3 होता है। तो जिस तरह का टीथ का अरेंजमेंट अपर हाफ में है, सेम लोअर हाफ में है, सेम साइड में है, सेम यहाँ पे है, इसीलिए हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जैसा टीथ यहाँ पे है सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी पहले होगा इंसाइजर, 2 इंसाइजर होगा, फिर 1 कैनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होगा। यहाँ पे भी सेम यही होगा कि 2 इंसाइजर होगा, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा एंड 3 मोलर होगा। यहाँ पे भी सेम होगा। मतलब क्या समझे, हम जाओ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ये अपर वाला हाफ, ये अपर वाला हाफ, ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, ठीक है। तो यहाँ का जो हम बोन दिखाए हैं, यहाँ का जो टीथ दिखाए हैं, ये सारे टीथ जो है 5 है, एक साइड में 5, एक साइड में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, टोटल 20। तो 20 टीथ जो होता है एक बार आने के बाद, टूटने के बाद दोबारा फिर आता है। जो एक बार आया और टूटा, इसीलिए इसको टेम्पोररी टीथ बोले, डेसिडुअस टीथ बोले, मिल्क टीथ बोले। समझ गए होंगे? क्लियर है? अब समझते हैं, ये तो समझ गए हैं, अब सेकेंडरी डेंटेशन है क्या? देखो, दूसरा है सेकेंडरी डेंटेशन, या इसको बोलेंगे परमानेंट टीथ, या इसको बोलेंगे एडल्ट टीथ। कितना है? 32। हम ये लिखाए थे 20 + 12, ठीक है। हाँ, एक चीज़ वहाँ पे यहाँ पे ध्यान देंगे
कि ये जो 20 है ये है आपका प्राइमरी डेंटेशन से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे कि 20 + 12, ठीक है, ये जो आया है प्राइमरी डेंटेशन से आया है, ठीक है। और ये जो आया है सेकेंड डेंटेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इंसाइजर था, कैनायन था, प्रीमोलर नहीं था, यहाँ पे मोलर था, ठीक है। इंसाइजर 1 था, कैनायन 2, उल्टा बोल दे क्या, इंसाइजर 2 था, कैनायन 1 था एंड मोलर जो है 2 था। तो टोटल 5 था, इंटू 4 किए थे, टोटल हो गया था 20। आखिर यहाँ पे एब्सेंट क्या है भाई, कौन सा टीथ नहीं है, तो टीथ जो है प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर एब्सेंट था। यहाँ पे प्रीमोलर और थर्ड मोलर एब्सेंट था, तो यही प्रीमोलर और थर्ड मोलर आता है एडल्ट होने के बाद। तो क्या हो जाएगा, प्रीमोलर कितना होता है अभी बताएं, 2 होता है, मोलर कितना होता है, 3 होता है, लेकिन 2 यहाँ है तो 1 यहाँ पे आएगा, जिसको अक्कल दांत बोलते हैं। तो टोटल हो गया 3, तो इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हो जाएगा 12। यानी कि 12 जो है लाइफ में एक बार आता है, 12 जो है लाइफ में एक बार आता है, 20 जो है लाइफ में 2 बार आता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे, इस टीथ को बोलेंगे, 12 टीथ को बोलेंगे मोनोफायोडोंट। ठीक है, क्लियर है, एकदम समझ गए हैं। क्या समझे हैं कि मोनोफायोडोंट कितने हैं, 12 हैं, और डाइफायोडोंट कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। अब है कि अब ये पूछेगा कि परमानेंट टीथ में टोटल नंबर ऑफ मोनोफायोडोंट कितने हैं, तो आपको 12 बताना है। डाइफायोडोंट कितने हैं, तो 20 बताना है। अब यहाँ समझो कि यहाँ पे कौन सा आया, तो प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि मोनोफायोडोंट में प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर ही होता है, बाकी किस में होगा, डाइफायोडोंट पे। क्लियर है, समझ गए हैं। चलिए उसके बाद अब लास्ट बचा है हेटेरोडोंट। लास्ट है हेटेरोडोंट। ये कितना होता है, 32 टाइप, जितने भी 32 टाइप के टीथ है वो क्या है, हेटेरोडोंट है। इसमें पढ़ना है इंसाइजर, इसमें क्या पढ़ना है, इंसाइजर, उसको आई से डिनोट करेंगे। दूसरा है कैनाइन, सी से डिनोट करेंगे। तीसरा है प्रीमोलर, जिसको पीएम से डिनोट करते हैं। चौथा है मोलर, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक एनसीईआरटी में दिया हुआ नंबर ऑफ रूट्स, ऐसे स्टेटमेंट में आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसका फिगर जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, उसमें रूट्स दिखाया गया है, क्योंकि पूछता है इसीलिए बता देते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स 1 होगा, इसमें 1 होगा। इसमें थोड़ा याद रखेंगे कि अपर जॉ में 2 होगा एंड लोअर जॉ में 1 होगा। बट मोलर के केस में अपर जॉ में क्या होता है, 3 होता है, और लोअर जॉ में क्या होगा, 2 होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि अपर जॉ में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखो अपर जॉ में दांत को हैंगिंग, टीथ को हैंगिंग करके रहना पड़ता, लटक के रहना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए 3 होता है इसमें मोलर के केस में, और 2 होता है अपर जॉ में प्री मोलर के केस में। तो ये सारे के सारे क्या है, हेटेरोडोंट है। ठीक है, अब हम लोग समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। चलो डेंटल फॉर्मूला समझते हैं अब।